हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे अरिथमेटिक मीन के ऊपर और इन सभी प्रॉपर्टीज पर बेस्ड हम कुछ एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जिस पर बेस्ड हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारे पास सबसे पहले जो चीज पूछी जाती है प्रॉपर्टीज में वो होती है चूजिंग ऑफ अरिथमेटिक टर्म्स। ठीक है, मतलब कि हमारे पास दे दिया गया रहता है चूजिंग टर्म्स का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कुछ टर्म्स का सम दे दिया रहता है। ठीक है, कि 3 टर्म्स का सम, 4 टर्म्स का सम ये दिया हुआ है, 5 टर्म्स का सम ये दिया हुआ है। तो वहां पे क्या होता है कि हमें जो टर्म्स चूज करना होता है उसमें अक्सर आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि टर्म्स किस तरीके से चूज करें। तो उसमें बुद्धिमानी यही होती है कि आप टर्म्स को ऐसे चूज करिए कि आपके पास केवल और केवल जो इक्वेशन बने वो सिंगल वेरिएबल बने, ताकि आप इजिली उसकी वैल्यू निकाल सके। ठीक है, तो हम उसमें करते क्या है कि नंबर ऑफ टर्म्स चॉइसेस और हमारा कॉमन डिफरेंस CD। अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 3 दिया हुआ है, ठीक है, तो हम जो टर्म्स चूज करते हैं वो करते हैं a माइनस डी, a प्लस डी। ऐसा इसलिए करते हैं कि जैसे हम इनको जोड़ेंगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे माइनस डी प्लस डी आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास सिंपल a बच जाएगा और जो हमें वैल्यू दी रहेगी सम की उसको डायरेक्ट वो करके हम a की वैल्यू वहां पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस टर्म्स को चूज करते हैं। यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो हो जाता है d। अब अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 4 हैं, जब नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 4 हो जाते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम चूज करते हैं a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। अब यहां से आपको दिख रहा होगा कि यहां पर जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2d का आ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास 5 आ जाएगा तो हम चूज कर लेंगे a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। यहां से अब आप देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, d का आ रहा है। तो अब यहां से आपको पैटर्न ये मिल जाता है कि जब भी हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते हैं तो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस होता है वो केवल d का होता है, और जब भी हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स इवन होते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक 6 का भी एग्जांपल देता हूँ, तो दैट इज a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d और a प्लस 5d। तो अब जब भी हमारे पास इस तरीके से इवन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो हमेशा उसमें जो कॉमन डिफरेंस होता है वो 2 टाइम्स ऑफ सिंगल, या हम ये कह सकते हैं अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो इवन कॉमन डिफरेंस यानी 2d रहेगा, और अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास ऑड है तो उनका जो कॉमन डिफरेंस रहेगा वो सिंगल d रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम टर्म्स को चूज करते हैं और हर एक में आप देखेंगे जब भी आप इनका सम करेंगे तो d ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सब में टर्म्स ऐसे ही हमने चूज किए हुए हैं। तो अक्सर इस पर बेस्ड आपके पास एग्जाम में जो है कि क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको उसमें बस ध्यान देना होता है कि आपको नंबर ऑफ टर्म्स ऐसे चूज करना है। अब देखिए, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs इज 7n plus 1 is to 4n plus 27। कह रहा है देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म्स। ठीक है, तो देखिए मैंने ये एक क्वेश्चन इसलिए पिक किया हुआ है क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको एक ट्रिक बताऊंगा, जो कि ट्रिक जब भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि आपको सम का 2 APs के सम का रेशियो दिया हो और आपको उन एपीज का mth टर्म का रेशियो पूछ रहा हो, तो उस m की जगह पे आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, उस n की जगह पे आप जो भी वैल्यू रख सकते हैं, और वो जो वैल्यू रखेगी वो हमेशा, जो ट्रिक मैं अभी आपको यहाँ बताऊंगा वो हमेशा काम करेगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने एक जनरल क्वेश्चन उठाया हुआ है जहां पर आप m की वैल्यू रख करके अपने हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें दिया हुआ है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्यूशन मान लेंगे। लेट a1 a2 b
फर्स्ट टर्म्स एंड D1, D2 be respective common differences। ठीक है, अब देखिए ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि मैं आपको डिस्क्रिप्टिव मेथड से कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि जो वीडियोस हैं ये क्लासरूम प्लस कम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के लिए हैं। तो अब हमारे पास जो रेशियो दिया हुआ आपको पता है कि फर्स्ट के लिए क्या होगा, SN बराबर n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू D1 एंड इसको हम चाहें तो SN1 कर लें या SN ही रहने देते हैं, और इसको कर लेंगे एज डैश n बराबर n/2 2A2 प्लस n-1 इंटू D2। अब हमें दिया क्या है, SN अपॉन SN डैश की वैल्यू दिया हुआ है 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27 बराबर। अब जैसे देखिए आप रेशियो रखेंगे तो n/2 से n/2 आपका कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जो क्वांटिटी बचेगी हम उसको डायरेक्ट लिख देते हैं, बराबर आ जाएगा 2A1 प्लस n-1 इंटू D1 अपॉन 2A2 प्लस n-1 इंटू D2। अब देखिए ये आपका सम का रेशियो निकालना है, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब जैसे आपको इसके mth टर्म का रेशियो निकालना है तो आप सीधे क्या करोगे, n बराबर 2m-1 रख दोगे, ठीक है। आप n बराबर 2m-1 रख दोगे, चूंकि यहाँ mth टर्म लिखा हुआ है तो 2m-1, pth टर्म लिखा होगा तो 2p-1, ठीक है, जितना भी लिखा होगा। अब सवाल ये आता है, आपके मन में डाउट आएगा कि ये क्यों है। अगर शॉर्टकट वाली वीडियो होती तो मैं तो डायरेक्ट बोल देता कि आप याद रख लीजिए, लेकिन ये चीज आती कैसे ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है जानना। तो देखिए हमारे पास mth टर्म का जो रेशियो होगा वो होगा A1 प्लस m-1 इंटू D, और A डैश m बराबर होगा A2 प्लस m-1 ये D1, ये हमारा D2। अब हमें इन्हीं का रेशियो निकालना है तो हम इसको हटा देते हैं, डायरेक्ट ये कर देते हैं, बराबर ये कर देते हैं, ये हमें निकालना है। तो अब आप ध्यान दीजिए कि हमें यहां से ये चीज डिराइव करनी है, तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर इक्विवेलेंटली। अगर हम देखना चाहें तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारा A1, इसकी जगह पर अगर हमारा ये क्वांटिटी आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो रेशियो वही है। तो हम क्या करेंगे, A1 प्लस m-1 इंटू D1। आप कोई भी सिंबल है दे सकते हैं, यहाँ पर केवल मैं आपको इक्विवेलेंट करके ये वैल्यू निकाल दिखाऊंगा कि हमने क्यों ऐसा सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। तो ये बराबर आ जाएगा 2A1 प्लस n-1 इंटू D1। तो आप देखिए यहाँ पर A1 का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, यहाँ पर कितना है, 2 है। तो सबसे पहले हमें इस 2 को हटाना होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 बाहर ले लेते हैं, A1 प्लस, अभी 2 बाहर ले लेंगे तो n-1 अपॉन 2 आएगा D1। अब अगर ये चीज A1 प्लस m-1 इंटू D1 के इक्विवेलेंट है तो आपको पता है कि कंपैरिजन ऑफ कोफिशिएंट्स, ठीक है, बहुत दफा बच्चे पूछते हैं कि सर आप कंपेयर कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मैथमेटिक्स में अभी आपको इस लेवल पे ये जानना जरूरी है कि अगर हमारे पास 2 इक्वेशंस दी हुई हैं और उन दोनों में अगर कुछ हमारे पास वेरिएबल टर्म्स दिए हुए हैं तो उन वेरिएबल के अगर मल्टीप्लिकेशन में कोई भी स्केलर क्वांटिटी है तो वो हमेशा आपस में, अगर उनकी डिग्री सेम है तो वो हमेशा आपस में बराबर ही होंगे। ये कंपैरिजन का रिजल्ट आता है। इसकी डिटेल्ड आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा कि कंपैरिजन करते कैसे हैं, लेकिन अभी में आपको ये जानना होता है कि हम कंपेयर कर सकते हैं अगर हमारे पास ऐसी चीजें हैं तो। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि A1 का कोफिशिएंट यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, ठीक है। अब D1 ये जो देखिए, अब आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर तो 2 टाइम्स है, नहीं, जब आप रेशियो निकालोगे तो वो तो कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है, आपको यहाँ पर एक सिंगल एंटिटी की मैं बात कर रहा हूं, तो अब यहाँ पर ये m-1 इस n-1/2 के बराबर होना चाहिए। m-1 बराबर n-1/2, इसका मतलब ये क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट n-1 बराबर 2m-2, यानी दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल्स टू 2m-1। तो ये जो चीज है मैंने यहाँ पर बोली कि n बराबर 2m-1 रखेंगे, ये चीज यहीं से आती है कि n बराबर जैसे हम 2m-1 रखेंगे तो हमारा ये जो होगा वो इस फॉर्म में हो जाएगा, रिड्यूस रेशियो निकाल करके, और हमारा यहाँ पर जो होगा n की जगह पर जैसे ही हम 2m-1 रखेंगे तो जो रेशियो आ जाएगा वो am/an का आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए जैसे हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 7 × 2m-1 प्लस 7 अपॉन 4 × 2m-1 प्लस 27 इज इक्वल्स टू 2a1 प्लस 2m-1 d1 अपॉन 2a2 प्लस 2m-1 d2। ठीक है, तो अब देखिए ये 2m-2 हो जाएगा, यहाँ भी 2m-2 हो जाएगा, 2 बाहर लेंगे, ये 2 भी बाहर है, आके कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14m-7 प्लस 7 आ जाएगा, सॉरी प्लस 1 है, प्लस 1 आ जाएगा अपॉन ये हमारे पास हो जाएगा 8m-4 प्लस 27 बराबर, यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये a1 प्लस जैसे यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो m-1 इंटू d1 अपॉन a2 प्लस m-1 इंटू d2। अब आपको ये दिख रहा है कि ये जनरल am टर्म का फॉर्मूला हो गया, a1 प्लस m-1 इंटू d1। ठीक है, अब यहाँ से ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा am अपॉन a डैश m इज इक्वल्स टू 14m-6 अपॉन 8m-23, सॉरी 8m प्लस 23, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हमारे यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन करना होता है। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन दिया है, सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो दिया है और आपसे mth टर्म पूछ रहा हो, तो आप कुछ नहीं करेंगे, सिंपली उठा करके उनका जो रेशियो का होगा वैल्यू रखेंगे, n बराबर 2m-1 रखेंगे, जो वैल्यू आएगी रख करके सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। अर्थमेटिक जब भी हमें प्रोग्रेशन दिया होता है तो उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज बताता हूँ। वैसे तो बुक में बहुत सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई होती है, लेकिन जो हमारी यूज की है, जिसका अक्सर हमारे पास यूज आता है, मैं उसी के बारे में यहाँ पर बात करूंगा। बता मैं सारा दूंगा, लेकिन जिनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जाता है उन्हीं को मैं यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है वो ये आती है कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर हम हर एक टर्म में कोई भी क्वांटिटी ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो भी हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो हमेशा क्या होता है, एपी ही बना रहता है। ठीक है, मतलब हर एक टर्म में अगर हम कोई क्वांटिटी के ऐड करते जा रहे हैं फिक्स, ठीक है, सेम, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट एपी बनेगा वो मतलब जो रिजल्टेंट सीक्वेंस आएगा वो भी एपी रहेगा। अगर हम उसी के को घटा दें सारे टर्म्स में से तो भी हमारे पास जो आएगा वो रिजल्टेंट क्या होगा, एपी ही होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर प्लस और माइनस में है तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी होता है कि अगर हम एपी के सारे टर्म्स को किसी एक फिक्स क्वांटिटी से अगर डिवाइड कर देते हैं तो भी हमारे पास जो नई एक सीक्वेंस बनेगी वो एपी ही होगी, और अगर किसी एक फिक्स्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जनरली नॉन जीरो ही होता है, तो भी हमारे पास जो वहां पर नई सीक्वेंस बनती है वो भी हमारे पास क्या होती है, एपी ही रहती है। ठीक है, अब एक जो खास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसको मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास अगर कोई भी गिवन एपी है, ठीक है, सपोज करिए
ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, थोड़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं। कह रहा है कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी गिवन एपी है, A1, A2, A3, A4, AN-3, AN-2, AN-1, AN। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास कोई भी गिवन एपी है, और जनरली फाइनाइट की हम बात करते हैं, फाइनाइट एपी होती है हमारे पास। तो ये इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमारे पास A1 प्लस AN बराबर A2 प्लस AN-1 बराबर A3 प्लस AN-2 बराबर A4 प्लस AN-3। इस तरीके से हमारे पास ये प्रॉपर्टी चलती है। मतलब कि अगर हम लास्ट दो टर्म्स की बात करें, इनकी और इनकी बात करें, ठीक है, उनका सम बराबर होगा किसके, सेकेंड लास्ट टू टर्म्स के, उनका सम बराबर होगा, ठीक है, थर्ड लास्ट। इस तरीके से हमारे पास ये चलते चलता है। मतलब कि एंड से स्टार्ट वो करते चले तो हमारे पास क्या होगा कि फर्स्ट वाला लास्ट वाला टर्म जोड़ा वो बराबर होगा सेकेंड और सेकेंड लास्ट वाले के सम के बराबर। ठीक है, इस तरीके से चलता है। तो अब सवाल ये आता है कि इसका प्रूफ कि ये चीज कैसे होगा, हम कैसे मान लें कि ये चीज आप जो कह रहे हो सही। तो देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि nth टर्म ऑफ एपी फ्रॉम द एंड जो होता है, ठीक है, उसके लिए हमने आपको वहां पर ऑलरेडी फॉर्मूला बताया था कि किस तरीके से हम उसको फ्रॉम द स्टार्ट लिखते हैं। तो आपको पता है कि अगर हम मान लेते हैं कि लेट kth टर्म फ्रॉम एंड है, ठीक है, kth टर्म फ्रॉम एंड है, तो आपको पता है कि वो kth टर्म फ्रॉम एंड जो होगा वो क्या होगा, स्टार्टिंग से n माइनस k माइनस 1th टर्म होगा। ठीक है, यहाँ वहां पर मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ था पूरे डिटेल में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर के देख सकते हैं, वहां पर मैंने बताया हुआ है डिटेल में। तो ये हमारा n माइनस k माइनस 1th टर्म होगा। तो अब हमारे पास क्या क्या रहा है कि एंड से kth टर्म और स्टार्टिंग से kth टर्म, इन दोनों का जो सम है वो बराबर होगा, दैट इज a k प्लस a ऑफ n माइनस k माइनस 1, ये बराबर हमसे कह रहा है A1 प्लस AN होगा। यह हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब देखिए A के बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, A1 प्लस k माइनस 1 इंटू डी, AN माइनस k प्लस 1। ठीक है, यहां से माइनस अंदर वो करेंगे ओपन तो माइनस k प्लस 1 आ जाएगा। तो AN माइनस k प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, A1 प्लस n माइनस k प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। प्लस 1 से माइनस 1 हो जाएगा कैंसिल, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a k प्लस a टाइम्स n माइनस k प्लस 1 बराबर A1 प्लस A1, या इसको मैं ऐसे ही छोड़ देते हैं, यहां से A1 आ जाएगा प्लस, अब देखिए सारे डी वाले हैं टर्म्स तो डी को एक साथ बाहर लिख देते हैं। यहां से आ जाएगा k माइनस 1 और यहां से आ जाएगा प्लस n माइनस k, क्योंकि प्लस 1 से माइनस 1 ऑलरेडी कैंसिल हो गया है डी टाइम्स। तो देखिए इस केस से ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास, और हमारे पास ये 2 टाइम्स A1 है, इसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, A1 प्लस A1 2A1, तो हमारे पास आ जाएगा, इसको A1 को एक अलग छोड़ देंगे प्लस, अब इस A1 को अलग ले लेंगे प्लस, यहाँ से n माइनस 1 इंटू कितना आ गया, डी आ गया। अब आपको ये पता है कि ये पूरा फॉर्मूला क्या होता है, an का होता है। तो दिस इंप्लाइज दैट a k प्लस a ऑफ n माइनस k प्लस 1 इज इक्वल्स टू A1 प्लस an। ये हमारे पास एक जनरल प्रॉपर्टी होती है जो कि काफी इंपॉर्टेंट होती है। अक्सर इसी पर बेस हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई। उसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी जो और आती है, ठीक है, बेसिकली हम कह लें तो 2 प्रॉपर्टी है वो, एक मैंने आपको ऑलरेडी बताई रखी है लेकिन फिर से यहाँ पे रिपीट कर देते हैं। वो आ जाता है कि हमारे पास अगर an है, ठीक है, an है हमारे पास, कोई भी ईपी का जनरल टर्म है,
तो अगर मान लीजिए कि हमें ये न दिया हो कि वो एपी है, ठीक है, हमें ये दे दिया हो कि किसी भी सीक्वेंस का जनरल टर्म एन है और एन इज लीनियर इन एन, ठीक है, मतलब एन बराबर हम कह लें सम कांस्टेंट एन प्लस बी। अगर हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है और उसका जनरल टर्म इस तरीके से डिफाइंड है, किस तरीके से, एन बराबर कैपिटल एन प्लस पी, अगर इस तरीके से डिफाइंड है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है इसका जो जनरल टर्म है वो किसी एपी का जनरल टर्म हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये एन में लीनियर है। तो एन में लीनियर होने से फायदा क्या होगा कि जब हम कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं तो एन में लीनियर होने की वजह से एन की जगह पे जब हम n-1 रखेंगे तो डिफरेंस जो होगा वो हमेशा फिक्स आएगा क्योंकि एन की पावर 1 है। लेकिन जैसे ये क्वाड्रेटिक या सम और पावर हो जाएगी 1 के अलावा, तो वो फिर क्या होगा कि हमारा डिफरेंस अलग अलग आने लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर एन स्क्वायर हो जाएगा तो फिर वो n-1 का होल स्क्वायर, तो वहाँ पे आपको n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n आ जाएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा टर्म्स आने लगेंगे। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है और उसका जनरल टर्म अगर n में लीनियर है तो हम कह सकते हैं कि वो जनरल टर्म एपी का जनरल टर्म होगा, ठीक है। दूसरा ये कहता है कि हमारे पास जो दूसरा वाला टर्म है, ठीक है, वो क्वाड्रेटिक इन एन होगा। क्वाड्रेटिक इन एन का मतलब हो जाता है कि हमारे पास एस एन बराबर अगर हमें कोई एक जनरली दिया हो, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, वहां पे मैंने ए और बी की वैल्यू बताई थी, डिराइव करके पूरा बताया था कि किस तरीके से आता है। तो अगर हमारे पास कोई भी सम का मतलब टर्म्स के सम का हमें कोई भी दिया हुआ कि कोई भी सीक्वेंस है उसके टर्म्स का सम का जो पैटर्न है वो इस फॉर्म का है, तो क्या वो एपी का होगा कि नहीं होगा। तो अगर उसमें ए एन स्क्वायर प्लस बी एन का फॉर्म आ रहा है तो ये समझ जाइए कि फिक्स है कि वो एपी के फॉर्म में आएगा, ठीक है, मतलब कि वो जो सम होगा वो एपी के टर्म्स का हो सकता है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास बेसिकली एक कुछ खास प्रॉपर्टीज में से आती है, इन्हीं पर बेस्ड हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी बची हुई है अर्थमेटिक मीन को लेकर के, जो कि हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो भी जिक्र होता है तो अर्थमेटिक मीन पर बेस्ड 90% चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम आपको अर्थमेटिक मीन के बारे में बताते हैं और उस पर बेस्ड एक अच्छा क्वेश्चन भी करा देते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो एक अच्छा टॉपिक आता है वो आता है इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक मीन्स, मतलब कि हमारे पास दो नंबर दिए रहते हैं ए और बी और कह देता है कि उनके बीच में n नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स को इंसर्ट कर दिया गया है और फिर हमसे पूछ देता है कि उनमें से मान लीजिए कि अगर आपको जनरल वैल्यू ने दे करके 4 या 5 नंबर में दे दिया है तो आपको उनकी वैल्यू पूछ देगा या एपी पूछ देगा कि वो एपी क्या होगी या वो वैल्यूज क्या क्या होंगे, ठीक है। तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास लेट ए एंड बी भी 2 नंबर्स, ठीक है, ए और बी हमारे पास कोई भी 2 नंबर्स हैं और हम मान लेते हैं कि लेट A1 A2 A3 AN नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स हमने इंसर्ट कर दिए, ठीक है, नंबर ऑफ एम्स इंसर्टेड, ठीक है, एन नंबर ऑफ एम्स हमने इसमें इंसर्ट कर दिया। तो अब हमारे पास जो नई सीक्वेंस बनेगी वो बनेगी A1 A2 AN B, ये बनेगी, ठीक है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब चूंकि हम एम की बात कर रहे हैं तो मतलब ये ऑलरेडी फिक्स है कि हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या होगा, देखिए टोटल नंबर ऑफ जो इसमें टर्म्स हैं वो कितने हैं, n है, क्योंकि आपका 1 से स्टार्ट है और n तक है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, n हो गए, और ये 1 और 2 यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए हमारे पास n+2, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू n+2, ठीक है। अब इस n+2 टर्म्स में जो हमारा लास्ट टर्म है वो कितना है, b है, फर्स्ट टर्म कितना है, a है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जनरल फॉर्मूला लगा सकते हैं, b बराबर फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1, तो n+2 -1 इंटू कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं कि d है हमारे पास, ठीक है। तो
अब हमारे पास क्या आएगा, b बराबर a प्लस n प्लस 1 इंटू डी और d बराबर b माइनस a अपॉन n प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम स्टार मान लेते हैं। तो अब देखिए हमारे पास जो अगला टर्म है उसमें पिछले वाले में जैसे हम डी ऐड करेंगे तो हमारे पास अगला वाला टर्म आ जाएगा, दैट इज a1 बराबर a प्लस डी बराबर a प्लस b माइनस a अपॉन n प्लस 1। a2 बराबर a प्लस 2d हो जाएगा बराबर a प्लस 2 टाइम्स b माइनस a अपॉन n प्लस 1। इसी तरीके से अगर हम an निकालेंगे बराबर आ जाएगा a प्लस एन डी बराबर a प्लस n टाइम्स b माइनस a अपॉन n प्लस 1। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात हमारे पास ये है कि ये हमने जो जनरल फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, an बराबर a प्लस n टाइम्स b माइनस a अपॉन n प्लस 1, इसी को आपको जनरली याद रखना होता है। अगर आपके पास ये याद है तो आप बड़ी आसानी से कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास n की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पर ये डायरेक्ट आ जाएगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से तो हमारे पास जो जनरल इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो ये आता है। अगर आप इसको याद रखे हुए हैं तो आपके पास n नंबर ऑफ अगर अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट किए हुए हैं तो आप उसमें कोई भी अर्थमेटिक जो टर्म है उसको आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर a 10 पूछा, ठीक है, तो आप सीधे 10 रखिए यहाँ पर, b और a की आपको वैल्यू दी रहेगी, n की वैल्यू 10 रखेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसी पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए अब हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि इंसर्ट 3 AMs बिटवीन 3 and 19 और कह रहा है कि फिर फाइंड CD यानी कॉमन डिफरेंस और ऑल द AMs का मतलब जितने भी अर्थमेटिक मीन्स, तो हम 3 यहाँ पे कर रहे हैं इंसर्ट, तो हमें वो 3 अर्थमेटिक मीन्स की वैल्यू बतानी है, प्लस हमें कॉमन डिफरेंस भी बताना है कि उसका कॉमन डिफरेंस कितना है। ठीक है, अब अगर हम कंपेयर करें तो हमें a की वैल्यू कितनी दी हुई है 3, b की वैल्यू कितनी दी हुई है 19 और वहां पे हमने क्या किया हुआ था n की वैल्यू मतलब n नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स दी हुई थी। यहाँ पर अगर हम वहां से कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी 3। अब हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला था वो क्या था, an बराबर, यहाँ हम पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो d बराबर हमारे पास आया था b माइनस a अपॉन n प्लस 1, ये हमारे पास आया था। तो b माइनस a यानी 19 माइनस 6 अपॉन 4 इट इज इक्वल्स टू 4। तो हमारे पास d की वैल्यू 4 आ गई। अब जैसे आपके पास d की वैल्यू 4 आ गई तो आपको चाहिए तो सिंपली डायरेक्ट आप कर लीजिए कि हमारे पास जो a1 होगा वो a प्लस डी होगा बराबर 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7, a2 बराबर a प्लस 2d बराबर 3 प्लस 8 बराबर 11, a3 बराबर हो जाएगा a प्लस 3d बराबर 3 प्लस 12 बराबर 15। तो हमारे पास जो 3 AMs हो जाएंगे a1, a2, a3 वो बराबर हो जाएंगे 7, 11, 15 के। ठीक है, तो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है d इज इक्वल्स टू 4 आ गया और जो हमारे पास 3 AMs थे अर्थमेटिक मीन्स वो आ गए 7, 11 और 15। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से हमारे पास जो भी n नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स अगर इंसर्ट किए गए तो उन सभी की हम वैल्यूज निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस भी आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में बेसिकली हमने AM अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है वो देखा, प्लस हमने 1-2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट देखे जिन पर बेस्ड हमारे पास अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में
क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसके हमने एक जनरल फॉर्म देख लिया ताकि हम एग्जाम में कोई भी वैल्यू आती है हम उस वैल्यू पर रख करके उनके सॉल्यूशंस इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारी आगे आने वाली वीडियोस होगी उनमें सीक्वेंस सीरीज में आगे जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन होती है और जो स्पेशल काइंड ऑफ सीरीज और सीक्वेंसेस होते हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे चैनल पर आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।